आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो सचमुच मतलब जिंदगी का आधार है। हम उन छोटी पावरफुल मशीनों की बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर में लगभग हर काम करती हैं। कुछ लोग इन्हें सेल के असली मजदूर कहते हैं, कुछ शरीर बनाने वाले बायोमोलिक्यूल। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की। बिल्कुल। और आज हम जिन सॉसेस को देख रहे हैं वो प्रोटीन के आर्किटेक्चर, मतलब वो कैसे बनते हैं, उनकी पूरी सिंथेसिस की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ मसल्स नहीं बनाते, ये हमारे होने के हर पहलू को चलाते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये प्रोटीन असल में है क्या, एक सेल के अंदर किसी फैक्ट्री की तरह ये बनते कैसे हैं, और ये सब मसल्स बनाने जैसी प्रैक्टिकल चीजों को कैसे कंट्रोल करता है। बिल्कुल। मतलब एक ब्लूप्रिंट से लेकर एक पूरी फंक्शनल मशीन बनने तक का सफर। एक शानदार सफर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि प्रोटीन सेल के कर्मठ घोड़े हैं या वर्क हॉर्सेस, तो इसका असल में क्या मतलब है? सुनने में बड़ा भारी लगता है। नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये असल में उनकी भूमिका का एकदम सटीक ब्यौरा है। इसका मतलब है कि वो लगभग हर बायोलॉजिकल प्रोसेस के सेंटर में है। हर प्रोसेस के? सोचिए, एंजाइम्स जो आपका खाना पचाते हैं, एंटीबॉडीज जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब प्रोटीन है। ये सब के सब प्रोटीन है। ये असल में 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से बने हुए पॉलीमर है। तो जैसे हमारे पास लिखने के लिए 26 अक्षर होते हैं, वैसे ही शरीर के पास प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड है। बिल्कुल सही। और जैसे अक्षरों का क्रम बदलने से शब्द और कहानियां बदल जाती है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस ये तय करता है कि प्रोटीन का फाइनल शेप और फंक्शन क्या होगा। ये सीक्वेंस ही सब कुछ है। सब कुछ। एक भी अमीनो एसिड गलत जगह पर आ जाए तो पूरी मशीन काम करना बंद कर सकती है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल कर देखते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि प्रोटीन की बनावट के 4 अलग अलग लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अरे यही तो मजा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ही इनकी असली ताकत है। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये सबसे सिंपल लेवल है। ओके। बस अमीनो एसिड की एक सीधी चेन जो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी है। अच्छा। आप इसे एक धागे में पिरोए हुए मोतियों की एक लंबी माला की तरह सोच सकते हैं। ओके, तो ये बस एक सीधी लाइन है, मोतियों की माला। यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स कैसे होती है? यहीं से फिजिक्स के नियम अपना खेल शुरू करते हैं। दूसरा लेवल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये सीधी चेन अपने आसपास के एटम्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये चेन या तो घूमकर एक स्प्रिंग जैसा शेप बना लेती है, जैसे पुराने टेलीफोन का कॉर्ड होता था, वैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उसे हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। अल्फा हेलिक्स। या फिर ये चेन एक कागज के पंखे की तरह फोल्ड होकर एक चपटी शीट जैसी बन जाती है, जिसे बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। अच्छा। ये लोकल बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न है जो उस सीधी चेन को उसकी पहली फोल्डिंग देते हैं। एक मिनट, तो पहले हमारे पास सिर्फ एक सीधी माला थी जो प्राइमरी थी। हाँ। जो फिर कहीं कहीं स्प्रिंग यानी अल्फा हेलिक्स और कहीं कहीं पंखे मतलब बीटा शीट की तरह मुड़ गई। बिल्कुल। यहाँ तक तो मैं साथ हूँ, लेकिन ये अभी भी काफी हद तक 2D जैसा लग रहा है। अभी एक असली 3D मशीन का आकार कैसे लेती है? बेहतरीन सवाल। यहीं पर तीसरा लेवल आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और यहीं पर प्रोटीन को अपनी असली 3D शेप मिलती है। अच्छा। जब ये पूरी मुड़ी तुड़ी चेन सेल के पानी वाले माहौल में आती है तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। क्या होता है? इसके कुछ हिस्से जिन्हें हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वो पानी से डरते हैं। मतलब पानी से दूर भागते हैं? बिल्कुल। तो ये हाइड्रोफोबिक हिस्से खुद को पानी से बचाने के लिए प्रोटीन के अंदर मतलब कोर में छिप जाते हैं। ओके। और जो हिस्से पानी को पसंद करते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं। इस एक प्रोसेस से पूरी की पूरी संरचना एक खास और स्टेबल 3D आकार में सिमट जाती है। और यही वो यूनिक शेप है जो प्रोटीन को उसका खास काम करने की ताकत देता है। और वो आखिरी लेवल क्वाटरनरी, उसका क्या काम है? यहाँ कहानी और बड़ी हो जाती है। कुछ प्रोटीन्स टीम बनाकर काम करते हैं। टीम में? हाँ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब एक से ज्यादा पहले से फोल्ड हुई पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिन्हें हम सब यूनिट्स कहते हैं, सब यूनिट्स, वो एक साथ मिलकर एक बड़ा फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण हीमोग्लोबिन है, जो हमारे खून में होता है। बिल्कुल, जो ऑक्सीजन ले जाता है।
ये असल में 4 अलग-अलग प्रोटीन सब यूनिट्स का एक ग्रुप है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। वाह, मतलब एक अकेली माला से शुरू होकर एक मल्टी पार्ट 3D मशीन तक का सफर, ये तो कमाल है। अब सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। सोर्सेज में एक जबरदस्त एनालॉजी दी गई है। हाँ। वो लाइब्रेरी वाली। हाँ। डीएनए एक लाइब्रेरी, यानी सेल का न्यूक्लियस में बंद ब्लूप्रिंट का एक सेट है। एमआरएनए उन इंस्ट्रक्शंस की एक फोटोकॉपी है जो एक फैक्ट्री मतलब राइबोसोम तक जाती है। और वहाँ फैक्ट्री खास पार्ट्स यानी अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके एक कॉम्प्लेक्स मशीन यानी प्रोटीन को असेंबल करती है। ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है और इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका भी इस प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। और इसके 2 मेन स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स। पहला है ट्रांसक्रिप्शन। जैसा एनालॉजी में कहा गया, डीएनए हमारे सभी प्रोटीन्स का मास्टर ब्लूप्रिंट है जो सेल के न्यूक्लियस यानी लाइब्रेरी में महफूज रखा है। और आप उस कीमती किताब को फैक्ट्री के शोर शराबे वाले फ्लोर पर तो नहीं ले जाना चाहेंगे जहां उसे नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल, तो आप उसकी एक फोटोकॉपी बनाते हैं। ठीक यही होता है। ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के एक खास हिस्से को मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए में कॉपी किया जाता है। अच्छा, ये एमआरएनए ही वो फोटोकॉपी है जो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर सेल के साइटोप्लाज्म में जाती है, जहां असली फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री का भी कोई वैज्ञानिक नाम होगा? ये कहाँ होती है? बिल्कुल, इस फैक्ट्री को हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम। ये सेल की नैनो मशीनें हैं। यहीं पर दूसरा स्टेप होता है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन। राइबोसोम इस एमआरएनए की कॉपी को पकड़ता है और उसे पढ़ना शुरू करता है, जैसे कोई असेंबली लाइन पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ रहा हो। ओके। अब उसे उन पार्ट्स की जरूरत है जिनका जिक्र इंस्ट्रक्शन में है, यानी अमीनो एसिड। और ये पार्ट्स मतलब अमीनो एसिड कहाँ से आते हैं? क्या वो बस ऐसी तैर रहे होते हैं? नहीं, यहाँ एक और हीरो की एंट्री होती है। एक दूसरे तरह का आरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए। आप टीआरएनए को एक स्पेशलिस्ट डिलीवरी बॉय की तरह समझ सकते हैं। हर टीआरएनए एक खास अमीनो एसिड को पहचानने और उसे पकड़कर लाने में माहिर होता है। अच्छा। जब राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है तो वो सिग्नल देता है कि अब मुझे ये वाला अमीनो एसिड चाहिए। सही टीआरएनए उस अमीनो एसिड को लेकर आता है और उसे राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां उसे बढ़ती हुई चेन में पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही चेन बन जाती है, मशीन तैयार हो जाती है और काम पर लग जाती है। नहीं, अभी एक बहुत जरूरी कदम बाकी है। बनने के बाद ये लंबी अमीनो एसिड की चेन बस एक ढीले धागे की तरह होती है। इसे सही ढंग से फोल्ड होकर अपने सटीक 3D आकार में आना होता है, जिसकी हमने पहले बात की थी। अच्छा, फोल्डिंग। हाँ, और इस प्रोसेस में अक्सर मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स नाम के हेल्पर प्रोटीन्स मदद करते हैं। रुकिए, मतलब प्रोटीन बनाने के बाद भी हमारे शरीर में खास हेल्पर प्रोटीन्स होते हैं। हाँ। जिनका काम सिर्फ ये देखना है कि दूसरे प्रोटीन ठीक से फोल्ड हों। हाँ। ये तो माइक्रो मैनेजमेंट की हद है। बिल्कुल सही सोचा। प्रकृति कोई चांस नहीं लेना चाहती। ये क्वालिटी कंट्रोल की तरह है। वे ये पक्का करते हैं कि फोल्डिंग सही तरीके से हो और प्रोटीन गलत तरीके से न मुड़ जाए। ओके। और इसके बाद भी इस पर कुछ फाइनल टचअप्स किए जाते हैं जिन्हें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। ये क्या है? ये मशीन में एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाने या उसे स्विच ऑन करने जैसा है। इन बदलावों के बाद ही प्रोटीन पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होता है। ये पूरी फैक्ट्री वाली बात बहुत दिलचस्प है, लेकिन चलिए इसे लैब से निकालकर जिम में लाते हैं। बिल्कुल। जब कोई वजन उठा रहा होता है तो सेल के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? ये सारी मशीनरी कैसे मांसपेशी बनाती है? यहीं पर प्रोटीन असली हीरो बनकर सामने आते हैं। जब हम वजन उठाने जैसी कोई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल सेल्स पर एक मैकेनिकल टेंशन पड़ता है। खिंचाव। ये सिर्फ खिंचाव नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये टेंशन मैकेनो ट्रांसडक्शन नाम के एक शानदार प्रक्रिया के जरिए बायोकेमिकल सिग्नल्स में बदल जाता है। यानी फिजिकल फोर्स को केमिकल भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। आपने सही पकड़ा। ये केमिकल सिग्नल सेल के अंदर एक सेंट्रल रेगुलेटर को एक्टिवेट करते हैं, जिसे mTRC1 पाथवे कहते हैं। mTRC1। आप mTOC1 को फैक्ट्री के फॉर्मेन की तरह समझ सकती हैं। ये फॉर्मेन मैकेनिकल फोर्स मतलब एक्सरसाइज से, ग्रोथ फैक्टर्स मतलब हार्मोन से, और न्यूट्रिएंट्स यानी खाने से इन सभी सिग्नल्स को इकट्ठा करता है। जब इसे सही सिग्नल मिलते हैं तो ये प्रोटीन बनाने की मशीनरी यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश देता है। तो ये चिल्लाकर कहता है प्रोडक्शन बढ़ाओ।
बिल्कुल। प्रोडक्शन बढ़ाओ। और प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब है ज्यादा मसल प्रोटीन बनाना, जिससे मसल का साइज बढ़ता है। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा सोर्सेज में ल्यूसीन ट्रिगर हाइपोथेसिस का भी जिक्र है। ये क्या है? ये एक बहुत ही आकर्षक थ्योरी है जो न्यूट्रिशन और मसल बिल्डिंग के कनेक्शन को समझाती है। ल्यूसीन उन 20 अमीनो एसिड में से एक है, पर ये खास है। ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता, हमें इसे खाने से लेना पड़ता है। हाँ, ये हाइपोथेसिस कहती है कि खाना खाने के बाद हमारे खून में ल्यूसीन की मात्रा जितनी तेजी से और जितनी ज्यादा बढ़ती है, वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी MPS को ऑन करने के लिए एक केमिकल स्विच की तरह काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पोस्ट वर्कआउट शेक का असर सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें प्रोटीन है, नहीं, बल्कि इसलिए है कि उसमें वो खास चाबी यानी ल्यूसीन है जो मांसपेशी बनाने वाली मशीन को सीधे सीधे चालू कर देती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो क्वालिटी सिर्फ क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी हो गई। बिल्कुल। ल्यूसीन उस फॉर्मैन MTRC1 को एक्टिवेट करने वाले सबसे पावरफुल न्यूट्रिशनल सिग्नल्स में से एक है। अच्छा। ये हाइपोथेसिस बताती है कि सिर्फ प्रोटीन खाना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रोटीन की क्वालिटी और उसमें ल्यूसीन की मात्रा भी बहुत मायने रखती है, खासकर जब लक्ष्य मसल्स का विकास हो। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या सभी प्रोटीन बराबर असरदार हैं? खासकर जब बात मसल बनाने की हो। सोर्सेज में प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन की तुलना की गई है, उनमें क्या फर्क है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो सभी प्रोटीन्स की एनाबॉलिक क्षमता, मसल बनाने की कैपेसिटी, हाँ, मसल बनाने की कैपेसिटी बराबर नहीं होती। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये मुख्य रूप से उनके अमीनो एसिड प्रोफाइल और खास तौर पर ल्यूसीन कंटेंट पर निर्भर करता है। तो एनिमल प्रोटीन के बारे में सोर्सेज क्या कहते हैं? एनिमल प्रोटीन्स जैसे कि मांस, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स को आमतौर पर हाई क्वालिटी का माना जाता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि इनमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स सही अनुपात में होते हैं, जो इंसानी शरीर की जरूरत से काफी मेल खाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इनमें ल्यूसीन का लेवल नेचुरली ज्यादा होता है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में क्या? प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो दालों, बीन्स, अनाज और नट्स में पाए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल थोड़ी अलग होती है। अलग कैसे? उनमें अक्सर कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड की मात्रा कम होती है। इन्हें लिमिटिंग अमीनो एसिड कहा जाता है। अच्छा। जैसे दालों में मीथियोनिन कम हो सकता है और अनाज में लाइसीन की कमी हो सकती है। लेकिन कई टॉप एथलीट्स तो पूरी तरह से वीगन, मतलब प्लांट बेस्ड डाइट पर हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। तो क्या ये लिमिटिंग अमीनो एसिड वाली बात प्रैक्टिकल दुनिया में उतनी बड़ी समस्या है जितनी कागज पर लगती है? ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन अप्रभावी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर उनकी इफेक्टिवनेस को कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। जैसा वो एथलीट्स करते हैं। एक तरीका है ज्यादा मात्रा में सेवन करना, ताकि आपको जरूरी मात्रा में सभी अमीनो एसिड मिल जाएं। ओके। दूसरा और शायद सबसे आम तरीका, अलग अलग सोर्सेस को मिलाकर खाना है। अरे वाह, मतलब हमारी दादियाँ नानियाँ बिना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े ही प्रोटीन कॉम्बिनेशन की एक्सपर्ट थी। बिल्कुल। दाल चावल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान के हिसाब से भी एक परफेक्ट जोड़ी है। बिल्कुल। हमारी पारंपरिक खाने की आदतों में अक्सर ये बुद्धिमानी छिपी होती है। दाल और चावल मिलकर एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बनाते हैं। और तीसरा आधुनिक तरीका है ल्यूसीन फोर्टिफिकेशन, जिसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा ल्यूसीन मिलाया जाता है ताकि उनकी एनाबॉलिक क्षमता बढ़ाई जा सके। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने अकेली अमीनो एसिड की चेन से शुरुआत की, हाँ, और एक कॉम्प्लेक्स 3D मशीन तक पहुंचे जो मसल्स बनाती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हमारे शरीर के अंदर हर सेल में एक अविश्वसनीय रूप से सटीक और कुशल प्रोडक्शन लाइन चल रही है। बिल्कुल। आज की चर्चा से मुख्य बातें ये हैं कि प्रोटीन का फंक्शन पूरी तरह से उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। शेप ही सब कुछ है। शेप ही सब कुछ है। दूसरा, इसकी सिंथेसिस एक मल्टी स्टेप और बारीकी से कंट्रोल की जाने वाली प्रक्रिया है, DNA ब्लूप्रिंट से लेकर फाइनल मॉडिफिकेशंस तक। और तीसरा, हमारे न्यूट्रिशनल चॉइसेस, जैसे कि हम किस तरह का प्रोटीन खाते हैं, सीधे तौर पर असर डालते हैं कि हमारा शरीर इन जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये सच में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने प्रोटीन बनाने की एक आइडियल प्रक्रिया को समझा, जहां सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है।
लेकिन इस पर विचार करें, तब क्या होता है जब इस कॉम्प्लेक्स असेंबली लाइन में एक भी पार्ट गलत लग जाए या कोई मशीन ठीक से फोल्ड ना हो पाए। इंसानी सेहत और बीमारियों जैसे अल्जाइमर या सिस्टिक फाइब्रोसिस पर प्रोटीन के गलत तरीके से मुड़ने या बनने का क्या असर पड़ सकता है? ये एक और गहरा विषय है जो हमें याद दिलाता है कि ये प्रक्रिया कितनी नाजुक और कितनी महत्वपूर्ण है।